दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए जो परीक्षा हुई है 6 और 7 दिसंबर को, उसकी आंसर की आ चुकी है, लेकिन केवल एक पेपर की, मतलब केवल हिंदी का जो पेपर है, आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी के पेपर के लिए यहाँ पर जो आंसर की जारी हुई है, तो इसमें इन्होंने क्या किया है आंसर की में, ये आप देख पा रहे होंगे कि सभी प्रश्न जो थे उन प्रश्नों को इन्होंने जो सही है उसको इस प्रकार से उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है ना, हाईलाइट कर दिया है। और मैंने चेक किया तो ये जो जीएस के प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के पेपर में, तो सभी जो प्रश्न हैं किसी भी प्रश्न पर आपत्ति करने योग्य तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, हो सकता है कि हिंदी सब्जेक्ट में जाकर लोग आपत्ति दर्ज कराएं। वैसे आपको क्या लग रहा था कि ये जो हिंदी के अंतर्गत जीएस पूछा गया था, इसमें कोई प्रश्न ऐसा था जो कि डाउटफुल था? मतलब जो आंसर की जारी हुई ना, ये मैंने चेक करी है, तो इसमें तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिस पर आप आपत्ति कर सकें। मतलब जीएस का जो फिलहाल हल आया है, जो आंसर की आई है, ये मैं शुद्ध मानता हूँ। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न पर हो सकता है मे भी ऑब्जेक्शन लोग कर सकते हैं, और ये वही वाला प्रश्न है जो मैंने आप लोगों से कहा था कि गांधी जी वाला, गुजरात का खेड़ा किसान सत्ता, इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी का नाम दिया गया है ना, तो मे भी इस पर लोग ऑब्जेक्शन करें। बाकी आपके विषय में यानी कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर आप भी हिंदी के ही हैं तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर आपत्ति लोग कर सकते हैं, या फिर जो आंसर की आई है वो सही नहीं है, ठीक है ना। और ये जो ऑफिशियल आंसर की है, ये आप मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, या फिर हमारा जो फेसबुक पेज है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड में सामान्य अध्ययन और हिंदी परीक्षा की आंसर शीट जारी की गई है। जिसको ऑब्जेक्शन करना है दोस्तों वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्शन किस प्रकार से करेंगे? ऑब्जेक्शन आप अपने क्वेश्चन बुकलेट के अनुसार नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन आप जो ये जारी की गई बुकलेट है इसके मुताबिक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो बारकोड क्रम संख्या है 22-666-09, इसी बुकलेट के हिसाब से आपको अपना ऑब्जेक्शन कराना है कि किस प्रश्न पर आपको ऑब्जेक्शन है और उसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। ये आप ऑब्जेक्शन करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कि उसके समर्थन में आप जो है अपना जो साक्ष्य है वो भी उपलब्ध कराएंगे। ध्यान दीजिएगा कि सामान्य अध्ययन और हिंदी विषय की आपत्तियां अलग अलग प्रतियों में भेजनी पड़ेंगी। दोनों प्रत्यावेदन एक ही बंद लिफाफे में रखकर भेजे जाएंगे, लेकिन उन्हें आपस में नत्थी नहीं करना है। मतलब दोनों के लिए आप अलग अलग शीट बनाइएगा और उन्हें आपस में स्टेपल मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग रहेंगे और उन्हें आप भेज सकते हैं। 16 दिसंबर शाम 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आयोग के काउंटर पर सीधे जमा करने के लिए या डाक से भेजे जा सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर डाक से भेजना है तो त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अदरवाइज वहाँ जाके जमा करना है तो दूसरी बात है। अब बिना साक्ष्य की भेजी गई आपत्तियों पर कोई विचार नहीं होगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जैसे कि आपने देखा था ना कि आपत्ति करने पर सीटीटी हो जाए, यूपीटीटी हो जाए, यूपी ट्रिपल सी हो जाए तो लेते हैं ना कि पेनाल्टी लेते हैं, तो ऐसी कोई पेनाल्टी यहाँ पर नहीं है। आप अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं देन यू कैन, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यूपी में 2.91 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, और जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये 2 सप्ताह तक बढ़ेगी। अब इस पर जो सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है, और आज गुरुवार को इसका जो औपचारिक पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली प्रदेश की मतदाता सूची में 15.44 करोड़ मतदाता हैं। सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे, लेकिन 18.85% मतदाताओं के गणना प्रपत्र वापस नहीं हुए। जांच की गई तो पता चला कि यह अलग अलग कारणों से बीएलओ को ढूंढे नहीं मिल रहे। सबसे ज़्यादा 8.22% यानी कि 1.27 करोड़ 1,27,00,000 मतदाता वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिस पते पर थे अब वो वहाँ पर नहीं है, वहाँ से अस्थायी रूप से जा चुके हैं। वहीं 5.59% यानी कि लगभग 84.73 लाख मतदाता अनुपस्थित हैं। 3% यानी कि लगभग 46 लाख मतदाता मर चुके हैं, मृतक हैं, और 23.70 लाख डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कौन है? जिनके 2 बार नाम मतदाता सूची में है। 9.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अन्य की श्रेणी में रखा गया है। तो अब यहाँ पर क्या है ना, शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए अपडेट जो है बढ़ाई जाएगी।
और नए मतदाता भी अब जोड़े जाएंगे, तो ये भी अभियान अब शुरू होने वाला है। अब तक 76% मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है। तो क्योंकि ये जो SIR की प्रक्रिया है ये घर घर चल रही है, आप भी इससे मतलब ज़रूर प्रभावित होंगे, तो मुझे लगा कि इसे भी न्यूज़ सेशन में रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको काफ़ी काम की जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में राज्य मेरिट के लिए CM से मिले अभ्यर्थी। दोस्तों आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जो मेरिट बनाई गई है ये स्कूल वार बनाई गई है, और जब स्कूल वार मेरिट तैयार की गई तो जो आरक्षण मिलना था भूतपूर्व सैनिकों को, दिव्यांग को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को, EWS को और ST अभ्यर्थियों का, इनका आरक्षण शून्य हो गया है। तो इसकी जानकारी देने के लिए अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से गोरखपुर में जनता दरबार में मिलकर मांग की कि चयन प्रक्रिया विद्यालय इकाई न मानकर प्रदेश स्तर पर बनाई जानी चाहिए। अभ्यर्थी राहुल पासवान ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि वर्तमान में पद भी घट गए हैं। तो अब क्या हुआ है कि अगर जो स्कूल वाइज जो बनाया गया है आरक्षण की नियमावली, तो इसमें भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी, EWS और ST अभ्यर्थियों का जो आरक्षण है ये शून्य कर दिया गया है। OBC और SC अभ्यर्थियों का भी आरक्षण जो है बहुत ही कम है। तो पद घट जाने से अवसर भी कम हो गए हैं। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि स्टेट वाइज मेरिट बनाई है। मुझे नहीं लगता कि इस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय लगा था इस मेरिट के निर्धारण में, और ये पुनः वही बात हो रही है, तो शायद ही इस पर विचार हो। और कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में अनिवार्य होगा B.Ed। दोस्तों आपको पता होगा कि LT गेट की परीक्षाएं चल रही हैं। 6 और 7 दिसंबर को 4 विषयों की परीक्षा करवाई जा चुकी है 4 शिफ्टों में। और अब बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर विषय में जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें जो B.Ed था कंप्यूटर विषय के लिए उसे अधिमानी अर्हता के तौर पर माना गया था कि ये अधिमानी अर्हता होगी। अगर B.Ed किए हैं तो प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन मतलब सभी के फॉर्म जो कंसिडर किए जाएंगे, बस यहाँ पर जो B.Ed था वो अधिमानी था। लेकिन दोस्तों अब कोर्ट का आदेश आ गया है, और कोर्ट के आदेश के बाद अब कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो B.Ed होगा वो अनिवार्य होगा। अभी डेट आई नहीं है, लेकिन डेट आ जाएगी, और मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो लोग बिना B.Ed हैं वो लोग सूची से बाहर हो जाएंगे। जो B.Ed वाले हैं केवल वही जो है कंप्यूटर शिक्षक के लिए मान्य किए जाएंगे और उन्हीं की परीक्षा करवाई जाएगी। तो NCT की गाइडलाइन के अनुसार अनिवार्य रहता है B.Ed। अनिवार्यता को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं की हैं। तो पूरा मामला ये है कि कोर्ट ने 12 सितंबर को टिप्पणी की कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद दैट इज NCT के नियमों में विशेष रूप से B.Ed को अनिवार्य योग्यता माना गया है, इसलिए नियमावली में संशोधन और विज्ञापन विधि की दृष्टि से इस हद तक टिक नहीं सकते। कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बिना B.Ed योग्यता वाले किसी भी अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक कंप्यूटर पुरुष महिला के विज्ञापित पद पर कोर्ट की अनुमति के बिना नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा 2024 नियमावली में संशोधन करते हुए कंप्यूटर विषय की भर्ती में B.Ed की अनिवार्यता से छूट संबंधी गजट 28 मार्च को जारी किया था। संशोधित नियमावली में कंप्यूटर विषय की LT गेट भर्ती में B.Ed को अधिमानी अर्हता माना गया था। इस पर B.Ed अर्हताधारी अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की थी, और यही वजह थी कि इसकी डेट नहीं आई थी। लेकिन अब लग रहा है कि B.Ed ही जो रहेंगे वही परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है, और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है। जिनकी भी उम्र कम है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, X, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे मंच पर अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो बिल्कुल वो देख नहीं सकते, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। अगर कंपनियां हटाती नहीं हैं तो उन पर जो है कार्रवाई होगी। पाबंदी लागू होते ही विश्व का पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया, और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले सोशल मीडिया प्रतिबंध का स्वागत किया है। हालांकि एंथनी अल्बनीज ने आगाह किया कि इसका कार्यान्वयन कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी बात है। मुझे तो लगता है ये सही चीज़ है, क्योंकि जो बच्चे हैं 16 साल तक उनके कोमल मन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो लगातार इन सब चीज़ों में जब लिप्त रहते हैं ना, तो उनकी जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें इसका प्रभाव जो है परिलक्षित होता है। तो थोड़ा सा ना उन्हें बचाना चाहिए, हो सके तो मतलब मोबाइल फ़ोन का कंजम्पशन जितना कम हो उतना ही बेहतर रहेगा। प्रयागराज से खबर आ रही, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लिए 30 शिक्षकों का चयन कर लिया गया है, और नियुक्ति पत्र भी इसी माह जारी कर दिए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक के 160 और गैर शैक्षणिक के 120 पद सृजित हैं। रिक्त 48 पदों पर संविदा पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके तहत 47 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। एक पद जो है वो खाली है।
और शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। अब 10 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए थे। चर्चा में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं कि वही बनेंगे अध्यक्ष। देखते हैं कौन बनता है। फिलहाल अभी बहुत गहराई में जाके जानने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके बाद जो कहा जा रहा है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं अब तो फिलहाल इधर हो नहीं पाएंगी, मार्च अप्रैल मई में ही हो पाएंगी। नए विज्ञापन भी आपको फरवरी में ही देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ है, छोटी सी खबर है, लेकिन आपके लिए बड़ी हो सकती है, मेरे लिए भी, क्योंकि खबर यहाँ भले ही छोटे से पन्ने पर छपी है, छोटे से बॉक्स में, लेकिन बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर एसआई एएसआई भर्ती परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों और एसआई गोपनीय, एसआई लिपिक और एसआई लेखा के 921 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिन्हें आप upbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इन अभ्यर्थियों की कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण की तारीख अलग से जारी की जाएगी। पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के डीजी एसबी सिरडकर के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर भर्ती की परीक्षा 1 नवंबर को हुई थी। सफल 11,891 अभ्यर्थियों की टंकण टाइपिंग टेस्ट। अब इनकी जो डेट आएगी, स्थान की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ आपकी जो एलटी ग्रेड की अगली परीक्षा है, जो कि अब 21 दिसंबर को होने जा रही है, और साथ ही साथ अब जनवरी में भी कई शिफ्टों में होनी है। तो अगर आप जीएस को लेकर टेंशन में हैं कि जीएस आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, जीएस का काम कैसे चलेगा, जीएस कैसे हो पाएगा, तो दोस्तों यकीन मानिए कि 1 महीना भी आपके लिए बहुत पर्याप्त होता है। आप ग्रुप से जुड़िए और इस ग्रुप में आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट जो भी क्लासेज जरूरी हैं आपके लिए, वो सारी क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। सारी क्लासेज आप वॉच कर सकते हैं, जो कि आपके स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। जितने भी टॉप आपके टॉपिक हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे टॉपिक आप वॉच कर सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी आपको दी जाएगी ताकि आप उनका रिवीजन भी कर सकें। तो एक तरीके से यह एक कंप्लीट पैकेज है जीएस का, और अगर आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं ओनली 299 रुपीज़ में। इसमें आपको जीएस और करंट का 1 स्टॉप सोल्यूशन मिल जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। और अगर आप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो आप 299 ओनली पे करके, जो कि पहले 500 रुपये था, इसे घटाकर 300 कर दिया गया है, मतलब 1 रुपये कम। तो 299 पे करके आप 9452252260 पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपने नाम, ज़िला और परीक्षा तिथि के साथ। आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और ग्रुप में ही आपको सारा मटेरियल सेंड किया जाता है। धन्यवाद आपका।